लिसन बेटा, चैप्टर फर्स्ट के रिवीजन में याद हो आपका लास्ट टॉपिक टॉर्क का डेरिवेशन कराया गया था। आज आपका इसमें नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है वर्क डन। अरे सामने देखो यार, वर्क डन टू रोटेट इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डायपोल को घुमाने में किया गया वर्क डन कैलकुलेट करना है। आपके पास एक डायपोल दिया हुआ है जो हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड से बचे θ1 के एंगल पर है ना। अरे सामने देख लो यार, चाहे पीछे वाली लाइट बंद कर दे, रिफ्लेक्शन आ रहा हो यहाँ पर। आपके सामने बच्चे ये एक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से बेटा θ1 के एंगल पे रखा है। अब ये इलेक्ट्रिक डायपोल को आपने क्या काम करा रोटेट कराया। जब ये डायपोल बच्चे रोटेट करता है तब इस डायपोल की न्यू पोजीशन, इस डायपोल की जो न्यू पोजीशन है वो कुछ A' B' हो जाती है। जब वो A B पोजीशन में डायपोल रखा था तो एंगल कितना था हॉरिजॉन्टल से θ1। बेटा जब ये डायपोल रोटेट करके न्यू पोजीशन A' B' पर आया तब ये एंगल कितना बना θ2। एंगल हमेशा याद कर लेना हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ही बनता है, न्यूमेरिकल में काम आएगा। आई बात समझ में। दूसरी बात, ये डायपोल बेटा कितना डिस्प्लेस हुआ, दैट डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो ये डायपोल यहाँ से यहाँ तक आया तो डी थीटा इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट हुआ है। और सभी बच्चे जानते हैं वर्क डन का फॉर्मूला वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। लेकिन सभी को ये याद होगा 11th क्लास में एक आपने वर्क डन का फॉर्मूला सीखा था, जब कोई भी ऑब्जेक्ट बेटा गोल गोल रोटेट किया जाता है तब रोटेशनल वर्क डन का फॉर्मूला dw बराबर टो इंटू डी थीटा होता है। याद है, कुछ भूल गए होंगे। तो बेटा वर्क डन का फॉर्मूला, रोटेशनल वर्क डन का फॉर्मूला, जब कोई ऑब्जेक्ट गोल गोल घुमाया जाता है तो बच्चे वर्क डन का फॉर्मूला टो इंटू डी थीटा होता है। थोड़ा कंपेयर करके याद कराऊं। ये बता, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, नहीं W माने वर्क डन, W माने वर्क डन, F माने फोर्स, टो माने कपल ऑफ फोर्स। टॉर्क को बच्चे कपल ऑफ फोर्स कहा जाता है, दो फोर्सेस का जोड़ा कहा जाता है। F माने डिस्प्लेसमेंट और डी थीटा माने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डन। चलिए अब बच्चे वर्क डन का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर। और कौन सा वर्क डन है, एंगुलर वर्क डन। याद हो गया फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे बॉडी लीनियरली थोड़ी चल रही है, रोटेशनल मोशन अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है ना डायपोल। तो बेटा वर्क डन का फॉर्मूला ये वाला लगाएंगे हम। जल्दी से बताओ, अरे जल्दी से बताओ, टॉर्क का फॉर्मूला क्या सीखा था कल, TE साइन थीटा इंटू डी थीटा। बेटा इंटीग्रेशन कर दे, इंटीग्रेशन बोथ साइड। जब दोनों तरफ आपने इंटीग्रेशन करा तो dw का इंटीग्रेशन क्या हो गया, W। P बेटा कांस्टेंट, E भी कांस्टेंट। इंटीग्रेशन किसके पास जाएगा, साइन के पास, साइन थीटा इंटू डी थीटा। आप पीछे वालों जल्दी से बताओ इस एंगल की लिमिट क्या है। डायपोल कहाँ से कहाँ घुमा है, पहले θ1 एंगल पे था और फिर बाद में अंत में कितना एंगल हो गया, θ2। तो बेटा एंगल की लिमिट है θ1 से θ2। एंगल की लिमिट सबको क्लियर हो गई। पहले डायपोल बेटा θ1 के एंगल पे था, बाद में घूम के एंगल θ2 हो चुका है। डन। और एंगल हमेशा हॉरिजॉन्टल से बनाए जाते हैं, याद कर लेना। चलिए अब इसका इंटीग्रेशन करो, TE। हाँ भाई देव तुम बताओ, साइन थीटा इंटू डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये तो जानते होगे मैथ्स के स्टूडेंट हो। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। सही बोला क्या ये, प्लस या माइनस, ये बता दो। माइनस, ये चेक कर रहा था। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, बिल्कुल सही है। बेटा लिमिट लगा यहाँ पर, लोअर लिमिट अपर लिमिट। डन। अब जल्दी से लिमिट को अप्लाई करो, माइनस बाहर ले लेना और लिमिट अप्लाई कर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट।
ध्यान से देखिए, माइनस अंदर देने पर आपके पास फाइनली वर्क डन का बेटा एक फॉर्मूला आ चुका है, PE cos θ1 माइनस cos θ2। ओके, इस फॉर्मूले पर 100% एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं और सबसे इजी। कैसे आते हैं अब आपको बता दूं, 2 साल के अंदर क्या पूछा गया था। ये डेरिवेशन 2 साल पहले के पेपर में आ चुका है। ओके, 2 साल में पिछले साल में के पेपर में देख लो, मे भी आपको मिल जाए। इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले ये फॉर्मूले के अंदर रोटेशन चेक करना है। अगर आपके पास बचे θ1 को 0 कर दिया जाए और θ2 को थीटा कर दिया जाए, तब आपके पास वर्क डन का फॉर्मूला क्या आएगा। तो एक नोट में आप अगला टॉपिक देखो, डेरिवेशन यहीं तक करना है। एग्जाम में अगर आता है ना रोटेशन ऑफ वर्क डन, तो यहीं तक करके छोड़ना होता है। लेकिन अब मैं आपको इसके अंदर बता रहा हूं इसका केस। इफ θ1 0 बेटा θ2 इक्वल टू थीटा, इसका डायग्राम कैसा बनेगा। फिर शुरुआत में डायपोल बेटा कैसा रखा हुआ है बताएगा कोई। θ1 0 का मतलब जानते हो। अभी डायपोल कैसा रखा है इलेक्ट्रिक लाइंस के, पैरेलल, बिल्कुल सही। अब ये इलेक्ट्रिक लाइन से थीटा के एंगल पर घुमाया गया है, थीटा के एंगल पर डायपोल को बच्चे घुमाया गया है। ये वाला डायग्राम बनेगा इसका। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या आया, PE 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, ये इसका फॉर्मूला बनेगा। अब इस फॉर्मूले पे बेस्ड एक क्वेश्चन है जो बोर्ड में आ चुका है। क्वेश्चन यहीं के सॉल्व कर लो। पीछे वालों आवाज नहीं बेटा। इसमें क्वेश्चन कैसा आया था देखो एग्जाम में, ये 3 नंबर का आता है हमेशा, और 3 नंबर में 2 नंबर में प्रूफ आता है और 1 नंबर में बच्चे क्वेश्चन आता है। बोर्ड में दिखा रहा हूं, देख ले इधर। क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड इट रोटेट बाय 180 डिग्री एंगल, देन व्हाट विल बी द वर्क डन। तब आपसे बच्चे क्या पूछ रहा है, वर्क डन कितना होगा। जल्दी से बताओ। सबसे पहले बताओ डायपोल कैसा रखा हुआ है क्वेश्चन में, पैरेलल रखा है। भैया जब पैरेलल रखा होता है तो θ1 कितना होता है हमेशा 0। अब इसको 180 के एंगल से घुमाया गया, क्वेश्चन में बोला है, तो θ2 कितना हो गया 180। तो बेटा वर्क डन पूछ रहा है, तो W बराबर PE cos 0 माइनस cos 180। ध्यान से देखिए, cos 0 1, cos 180 माइनस 1, बेटा माइनस माइनस प्लस, तो 2PE है ना एक नंबर का सवाल। तो डेरिवेशन के साथ लगता हुआ चिपका हुआ मिलेगा, और ये 2 बार आ चुका है बोर्ड में। ओके, और ज्यादा नहीं, एक आध साल शायद मे भी, अब मैं बोल रहा हूँ कि शायद पिछले साल ही आया था, क्योंकि 2 साल पहले तो आप जानते हो 2 बार एग्जाम हुए थे 2021 के, लेकिन ये पिछले साल ही आया है। तो उसमें आपका डेरिवेशन के साथ 1 नंबर में लगता हुआ क्वेश्चन था। इससे पहले भी ये अप्रॉक्सीमेटली 16-17 के पेपर में आ चुका है। अब सुनो, कोई मुश्किल सवाल नहीं है, पीछे बॉयज आवाज नहीं भाई। तो वर्क डन का जब डेरिवेशन प्रूफ करते हैं तो उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन जब आएगा, डायपोल पैरेलल रखा हुआ है इलेक्ट्रिक डायपोल, और इसको 180 डिग्री घुमा दिया जाए, तो वर्क डन कितना होगा 2PE होगा। अब बच्चे एंगल आपको बदल बदल के दे सकता है, 180 की जगह हो सकता है 60 डिग्री एंगल दे दे, है ना, 90 डिग्री एंगल दे दे, तो कर दोगे वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं कि जब θ1 90 और θ2 थीटा हो, तब कौन सा वाला फॉर्मूला बनेगा, उस पर भी एक न्यूमेरिकल बनता है। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चंस कहलाते हैं। तो बेटा अगला नोट, ये अभी नोट डिस्कस कर रहा हूं मैं, अगला नोट, पहला नोट तो सबको क्लियर हो गया होगा। सेकंड नोट में आपसे कहता है इफ θ1 90 और बेटा θ2 कितना है थीटा, अगर इसका डायग्राम बनाएगा तो कैसा बनेगा। डायपोल बताओ कैसे खड़ा है, वर्टिकली। अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन θ190 का मतलब जानते हो इलेक्ट्रिक लाइन से 90 के एंगल पर है कौन, डायपोल। ओके, तो खड़ा है ना इलेक्ट्रिक लाइन से। अब बेटा ये थीटा के एंगल पे घुमाया गया, तो हॉरिजॉन्टल से नापना एंगल। जानते हो थीटा एंगल कहां से लिया जाता है, हॉरिजॉन्टल से। समझ में आ गया। तो हॉरिजॉन्टल से इसे थीटा एंगल घुमाया गया। तो बेटा फॉर्मूला क्या बना, अब बताइए θ1 90 है तो cos 90 माइनस cos थीटा, तो फॉर्मूला बना माइनस PE cos थीटा।
अब ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो फॉर्मूला है जिसके बेसिस पे एक्सप्लेन किया जाता है स्टेबल और अनस्टेबल कंडीशन ऑफ डायपोल। तो बेटा अब बात करेंगे अगले सवाल की। क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक डायपोल कब स्टेबल होता है और कब अनस्टेबल होता है और क्यों। डन बाय। तो क्वेश्चन यहां पे करा रहा हूं, देखो इधर सब नोट्स के अंदर बेफिक्र रहे एज इट इज, समझते हुए चलो। बॉयज बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, एट विच कंडीशन डायपोल इज स्टेबल एंड अनस्टेबल। तो ध्यान रखना स्टेबल की कंडीशन 0 एंगल पर होती है। जब थीटा की वैल्यू आप 0 कर दोगे तो उस केस में डायपोल क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्टेबल। और थीटा की वैल्यू 180 कर देना तो डायपोल क्या हो जाएगा उस केस में, अनस्टेबल। समझो इस बात को। तो आंसर में तो बच्चे आपने सिर्फ लिखना है एट थीटा इक्वल टू 0, आगे लिख देना है स्टेबल, इसी बात पर आपको पूरा 1 नंबर मिल जाएगा। और एट थीटा इक्वल टू 180 ये क्या है, अनस्टेबल, इसी बात पे आपको पूरा 1 नंबर मिल जाएगा। लेकिन मैं डिस्कस कर रहा हूं ये वाई, ये स्टेबल क्यों है 0 पर। इधर देखो बेटा फॉर्मूला माइनस पीई कॉस थीटा है, जैसे ही आपने 0 रखा तो कॉस 0 क्या होता है, माइनस, कॉस 0 होता है +1। तो बच्चे वर्क डन कितना आ गया, माइनस। माइनस का मतलब वर्क डन है ही नहीं, इस केस में डायपोल के अंदर कोई वर्क डन नहीं हो रहा। नेगेटिव वर्क डन का मतलब डायपोल अभी बिल्कुल निरस्त अवस्था में है, वो घूम नहीं पा रहा, उसके अंदर कोई वर्क डन नहीं हो रहा क्योंकि नेगेटिव में चला गया वर्क डन। डन। तो उस केस में डायपोल जब घूम ही नहीं पा रहा, वर्क डन माइनस में होने का मतलब वो बिल्कुल निरस्त अवस्था में, बिल्कुल शांत अवस्था में डायपोल, तो उस वक्त डायपोल कैसी कंडीशन में कहलाएगा, स्टेबल, क्योंकि उसके द्वारा कोई वर्क डन नहीं हो पा रहा है, बिकॉज वर्क डन नेगेटिव में चला गया है। क्लियर। अब सेकंड केस में जब थीटा की वैल्यू बच्चे 180 ली थी आपने, तो वर्क डन किस में आ गया था बताओ, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 180 रख के देख ले। अब वर्क डन की वैल्यू बताओ क्या आ चुकी है, प्लस में। अब प्लस में वर्क डन का मतलब यह है कि डायपोल घूम रहा है अभी भी, क्यों, क्योंकि डायपोल के अंदर है ताकत। वर्क डन का मतलब एनर्जी, एनर्जी का मतलब डायपोल के अंदर क्या है, अभी एनर्जी मौजूद है। तो डायपोल क्या शांत रहेगा, वो घूमेगा, और घूमेगा तो कैसी अवस्था में रहेगा, अनस्टेबल। तो बच्चे इस फॉर्मूले से एक्सप्लेन किया जाता है स्टेबल और अनस्टेबल को। आपको नंबर केवल इसी बात पे मिल जाएगा, एट 0 स्टेबल, एट 180 अनस्टेबल। बट क्यों, वो क्यों का जवाब इस फॉर्मूले से निकल कर आता है। बात समझ में आ गई। तो काफी छोटा सा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं हम। लिसन, अभी अभी आपने वर्क डन टू रोटेट इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सीखा, उसके ऊपर बेस छोटे छोटे से 2 क्वेश्चन सीखे, एज इट इज लगे हुए क्वेश्चन आते हैं। अब चालू होने वाला बच्चे इसके अंदर गॉस थ्योरम। रिमेनिंग कई क्वेश्चन एक साथ में प्रैक्टिस कराऊंगा। मैं चाह रहा हूं कि आज में पूरा थॉरो पार्ट फिनिश करा दूं, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस आपको कराऊंगा। और बॉयज सामने देखो जरा, गॉस, तो यहीं पे गॉस का टॉपिक चालू कर रहे हैं, लिख देता हूं पहले गॉस। मेरा गॉस का टॉपिक चालू हुआ है। गॉस में सबसे पहले टॉपिक का नाम है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर समझे जरा। हाँ भाई, एरिया वेक्टर क्या होता है। सपोज करो ये आपके पास बेटा एक रेक्टेंगुलर सरफेस दिया हुआ है ना, ये है इसका लेंथ, ये है ब्रेथ, तो इसका एरिया क्या होगा, ए। लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, एरिया। भाई किसी भी एरिया पर नॉर्मल डाल दो, वो नॉर्मल ही क्या कहलाएगा, एरिया वेक्टर कहलाएगा। ओके, उसे हम डी ए वेक्टर से इंडिकेट करते हैं या खाली ए वेक्टर से इंडिकेट करते हैं। बात समझ में आ गई। तो ये आपके सामने एक बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड बेटा 4 फुट और 8 फुट का है, 4x8। तो ये क्या है, इसका एरिया, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब मैंने आपसे कहा इस बोर्ड का एरिया वेक्टर बता, कैसे निकालोगे, क्या डाल दो इसके सरफेस पर, नॉर्मल डाल दो, और वो जो नॉर्मल आप डालोगे आपकी तरफ आएगा, वो नॉर्मल की दिशा ही एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है। समझ में आ गई बात। तो एरिया वेक्टर का फॉर्मूला क्या है,
या एरिया वेक्टर नॉर्मल वेक्टर ही होता है जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था। मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन इज कॉल्ड एरिया वेक्टर। डन। तो सीधी सिंपल सी बात क्लियर है। अब गोले के लिए भी ले ले चाहें, ये गोला है। अरे शांत बेटा, इस गोले का टोटल एरिया कितना है ए, इसके सरफेस पे छोटा सा एरिया कंसीडर कर लिया डी ए। अब इस छोटे से एरिया पे क्या डाल दे, नॉर्मल। तो नॉर्मल की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसी होगी, सेम। तो एरिया वेक्टर, छोटा वाला एरिया वेक्टर कैसे लिखेगा, डी ए वेक्टर बराबर डी ए इंटू एन कैप, ऐसे तो लिखोगे। पर डिफरेंशियल की टर्म में हो गया, बात तो एक ही है। वेक्टर ए बराबर ए इंटू एन कैप, और ये फॉर्मूला एक ही तो है, बस ये डिफरेंशियल फॉर्म में लिख दिया मैंने, क्या दिक्कत है। तो बच्चे एरिया वेक्टर क्या होता है, क्लियर हो गया। डेफिनेशन नहीं आती, डेफिनेशन खुद भी लिख सकते हो। एरिया वेक्टर इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया टू द नॉर्मल डायरेक्शन। चलिए अब बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, सामने देखो जरा बेटा। एरिया वेक्टर के बाद अगला टॉपिक आपका आता है इसके अंदर, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बेटा पाई ई से इंडिकेट करा जाता है। किसी भी एरिया के अंदर से गुजर के जाने वाली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या कोई बच्चे एरिया वेक्टर कहते हैं। ये बताओ, बाहर से गुजर के कोई लाइन जा रही है, क्या एरिया ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगी, नहीं, ये नहीं कहलाने की है। तो डेफिनेशन क्या बनी, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू द गिवन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हमेशा याद कर लेना, फिजिक्स में कोई भी ऐसी भी डेफिनेशन या कोई ऐसी थ्योरी नहीं है जो रटी जाए। हर एक थ्योरी और हर एक कंसेप्ट को याद करने का तरीका है डायग्राम और फॉर्मूला। बेटा फॉर्मूला और डायग्राम के द्वारा आप बड़ी से बड़ी थ्योरी एक्सप्लेन कर सकते हो, इसलिए रटना मत कभी भी। एक्सप्लेन आप डायग्राम के द्वारा कंसेप्ट को समझ के एक्सप्लेन खुद करना सीखो। तो बच्चे फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बच्चे ई इंटू ए। कई बुक्स में एस भी लिखा हुआ है, लाइक दिस, ऐसे। एस का मतलब क्या है, सरफेस एरिया। लेकिन यूजुअली सब बच्चे एरिया को ए से इंडिकेट करते आए, मैं अपने नोट्स में बेटा ए ही लिख पाता हूँ, बात तो एक ही है। अब सुनो, ये डॉट प्रोडक्ट है, ओपन करेगा क्या आएगा, कॉस थीटा। आई अब ये थीटा एंगल ई और ए के बीच में है, दिखाओ डायग्राम के अंदर। देखिए ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इस दिए हुए सरफेस पर क्या डाल दे, नॉर्मल। नॉर्मल डालोगे क्या कहलाएगा वो नॉर्मल, एरिया वेक्टर। ये बाहर की तरफ है, ऐसे साफ की तरफ आ रहा है। तो बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में ये एंगल होता है थीटा, यही है कॉस थीटा। ये कॉस थीटा बनाएगा थीटा एंगल। डन। इंटीग्रेशन की टर्म में फॉर्मूला क्या होगा, पाई बराबर इंटीग्रेशन ई इंटू डी ए। कोई दिक्कत। अब फ्लक्स की ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कुलाम। यूनिट बच्चे इसी से बना दिया कर, इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कुलाम होता है एफ अपॉन क्यू, और एरिया मीटर स्क्वायर, बेटा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कुलाम। याद हो गया। चलिए ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला आपने जो अभी पढ़ा, यहीं से एक फ्लक्स और निकल के आता, उसी का नाम है गॉस थ्योरम। क्योंकि फ्लक्स के बेटा दो फॉर्मूले हैं, एक तो इलेक्ट्रिक लाइंस पासेस थ्रू अ गिवन सरफेस प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और दूसरा एक गॉस ने बताया था। गॉस ने कहा था किसी दिए हुए सरफेस के अंदर जो चार्ज एनक्लोज्ड होता है, उस एनक्लोज्ड चार्ज का 1/ε0 टाइम ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ये क्या चीज बोली मैंने, चलिए समझते हैं हम दोबारा। गॉस थ्योरम, असली चीज बेटा इसके ऊपर आने वाले सवाल हैं। जल्दी से फॉर्मूला जरा एक्सप्लेन कर दो, कि धांसू वाले क्वेश्चन बताऊंगा इससे। देख देख, हाँ भाई, ये आपके पास एक गिवन सरफेस है, किसी भी गिवन सरफेस के अंदर जो चार्ज बच्चे एनक्लोज होता है, नेट चार्ज। नेट चार्ज का मतलब समझे, कोई चार्ज यहाँ पे होगा
कोई चार्ज यहाँ पे होगा, कोई यहाँ पे होगा, तो कौन सा वाला चार्ज एनक्लोज करोगे, अंदर वाला या बाहर वाला भी इंक्लूड करोगे? केवल अंदर वाला। अंदर वाले सारे चार्ज को जोड़ दियो, वही नेट चार्ज लेना है आपको फ्लक्स के अंदर, ये वाला नहीं लेना। तो भाई गॉस अंकल ने बोला था दिए हुए सरफेस के अंदर वाला चार्ज टोटल चार्ज लेना होता है। तो डेफिनेशन क्या बनी? अरे सामने देखो, द टोटल फ्लक्स ऑफ अ क्लोज्ड सरफेस, the total flux of a closed surface is equal to the 1 upon epsilon naught times of the net charge enclosed in a closed surface। है ना कितना आसान? डेफिनेशन डायग्राम और फॉर्मूले से बनेगी तो आपको 1 मिनट में याद हो जाएगी, रटना मत। एक बार दोबारा देख, द टोटल फ्लक्स ऑफ अ क्लोज्ड सरफेस is equal to the 1 upon epsilon naught times of net charge enclosed in a closed surface। अब इसका फॉर्मूला बच्चे यूजुअली हम पाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। अब बात करेंगे इन दोनों फॉर्मूले पे आने वाले सवालों की, वही आते हैं। ये जो बताया गया कुछ नहीं पूछा जाएगा, इस पर आएगा सवाल। कैसे आएंगे जरा समझो बेटा। अभी अभी आपको मैंने 2 फॉर्मूले बताए, एक फॉर्मूला पाई बराबर E इंटू ए, ओके, और पाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब सुनो, पहले छोटे छोटे क्वेश्चनों को कर लो, ऐसा करो, बड़े वाले को भी लेंगे फिर। सबसे पहले मैं बाद वाला जो फॉर्मूला है ना, उससे छोटे सवाल आते हैं, उससे समझ लो। सबके सब इधर देखें, ये वाला सवाल मैं मानता हूँ शायद हर बच्चा करना जान गया है। ये क्यूब है बेटा, क्यूब के अंदर एक नेट चार्ज क्यू दे रखा है। अब आपसे कहा गया क्यूब की वजह से टोटल फ्लक्स कितना होगा, जल्दी से कोई बच्चा बताएगा? पूरी क्यूब की वजह से टोटल फ्लक्स, अरे टोटल फ्लक्स बोला है मैंने, पाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही तो होगा टोटल फ्लक्स। अब मैंने आपसे कहा फ्लक्स बाय वन फेज, फ्लक्स बाय वन फेज या वन स्क्वायर, तो एक फेज की वजह से कितना होगा? 6 से डिवाइड कर दो, 6 फेज है ना क्यूब के। तो अब आंसर कितना है? क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, भूल गए। तो टोटल फ्लक्स होता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब सुनो भाई सबके सब, इधर देखो, मैंने यहाँ पे गोला बनाया, इसका चार्ज क्यू है। मैंने एंटी बेंडी बॉडी बनाई, इसका चार्ज क्यू है, एंटी बेंडी मतलब। तो बताओ इन तीनों शेप का फ्लक्स कितना होगा? सेम रहेगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब क्या समझे? फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन अ शेप, इट डिपेंड ऑन अ चार्ज। फ्लक्स भैया शेप पर डिपेंड नहीं करता, केवल चार्ज पर डिपेंड करता है, विच इज एनक्लोज इन अ क्लोज सरफेस। समझ में आ गया? अगर ये अरे लड़के शिवम तू बता, बहुत बातें कर रहा है। अगर किसी गोले के अंदर चार्ज क्यू है और उस गोले की रेडियस आर है, रेडियस को अगर दुगना कर दिया जाए तो बता चार्ज फ्लक्स कितना हो जाएगा? पाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा। ओके, चाहे गोले को 3 गुना बड़ा कर दे, चाहे 10 गुना बड़ा कर दे, कोई दिक्कत नहीं, चार्ज तो क्यू ही था, तो फ्लक्स रिमेन सेम। इज दैट क्लियर? तो फ्लक्स बेटा साइज पे डिपेंड नहीं करता। चलो अपने क्वेश्चन पे वापस आ जाओ। एक क्वेश्चन तो ये बता ही दिया मैंने आपको, इफ द रेडियस बिकम्स डबल तो फ्लक्स रिमेन्स सेम। डन, ये बोर्ड में आ चुका है सवाल। हाँ इस पे आ जा। हाँ भाई, किन्हीं 2 फेसेस की वजह से फ्लक्स बताओ। फ्लक्स बाय 2 फेज कितना होगा? जो 1 फेज की वजह से फ्लक्स था ना, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 2 फेसेस की वजह से आ जाएगा। तो क्यू बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से 6 गया तो 1/3। हाँ अगला बताओ, फ्लक्स बाय 2 अपोजिट फेज, कोई बच्चा बताएगा? 2 अपोजिट फेज की वजह से फ्लक्स कितना होगा? ये रहेगा जो 1 फेज की वजह से फ्लक्स होता है, वही 2 अपोजिट फेज की वजह से होता है। अब ये रीजन समझो जरा। अब आप कहोगे सर यहाँ तो 2 शब्द आ रहा है 2, अरे 2 तो यहाँ भी आ रहा है,
तो दोनों के आंसर सेम थोड़ी हो जाएंगे फिर। यहाँ पे लिखा है टू फेज, यहाँ लिखा है टू अपोजिट फेज, दोनों बातों में अंतर है। टू फेज का मतलब आपसे दोनों फेज के लिए कह रहा है कि ये वाला भी ये वाला भी, दोनों फेज के लिए बोल रहा है, तो दो फेज के कारण प्लस एक फेज का डबल कर दे आ जाएगा। लेकिन टू अपोजिट फेज का मतलब, ए सुनो, ये वाली दीवार के अपोजिट वो वाली दीवार है, उसकी वजह से फ्लक्स पूछ लिया। सामने वाली दीवार के अपोजिट ये वाली दीवार है, इसके लिए फ्लक्स पूछ लिया। तो फ्लक्स के क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे कैसे करने हैं। नेट गायब हो गया। चलिए, अरे क्वेश्चंस क्लियर हो गए सबको यहाँ तक? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। अरे बॉयज, ये वाला क्वेश्चन का आंसर बताओ। अगर कोई चार्ज किसी कोने पर बैठा हो, किसी क्यूब के कोने पे बैठा हो, तो फ्लक्स कितना होगा? अगर चार्ज क्यूब के कोने पर बैठा हो कॉर्नर पे, सवाल तो आसान है सारे, इसका भी आंसर बता दो। 8 फेज, ये 8 फेज की वजह से घिरा हुआ है। सुनो मेरी बात, मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया, चार्ज शुड बी एनक्लोज इन अ क्लोज सरफेस। तो क्लोज सरफेस के अंदर लाना, सेंटर पे लाना है, लेकिन ये तो कोने पे बैठा है। तो इसको, चार्ज को सेंटर पे लाने के लिए इसके चारों दिशाओं में सब जगह डब्बे रखने पड़ेंगे, जिससे ये चार्ज बच्चे कैसा हो जाए, सेंटर पे आ जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर भी एक बॉक्स रखना पड़ेगा, एक इधर रखना पड़ेगा, एक यहाँ, और इसके एक और आगे रखना पड़ेगा। तो कुल मिला के आप दिमाग में एज्यूम करके देखो, अगर अपने दिमाग में 3D फिगर बना के देखोगे, 4 डब्बे नीचे, 4 डब्बे नीचे, 4 डब्बे ऊपर, सही है? तो कितने फेज से घिरा हुआ है चार्ज? 8। 8 फेज की वजह से घिरा हुआ है। तो उस केस में इसका फ्लक्स होगा Q/8ε0। तो फाई बराबर Q 8ε0। तो बच्चे ये 8 फेसेस से घिरा हुआ है। प्रैक्टिकली सोच के देखो ना, एक डब्बे के कोने को पकड़ो, अब उस एक डब्बे के कोने को बिल्कुल सेंटर पे लाना है, कैसे लाएगा? पहले और डब्बे रखोगे उसके चारों तरफ, फिर उसके ऊपर और 4 डब्बे रखोगे, तभी तो सेंटर पे आएगा वाला चार्ज। तो कितने फेज से गिर गया? 4, और 8 फेजेस से गिर गया। 4 फेज नीचे, 4 फेज ऊपर। तो इस प्रकार उस 8 फेजेस की वजह से जो फ्लक्स निकला, 8 फेजेस के 1 फेज की वजह से फ्लक्स निकला, वो Q/8ε0 आएगा। डन? तो चार्ज अगर कोने पे रखा हो, तब आपसे कोई कहे फाइंड आउट द फ्लक्स बाय 1 फेज, तब बेटा 8 से डिवाइड कर दियो। डन? अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे कौन बताएगा ये? पीछे अभी पूछता हूँ। ये क्यूब रखी हुई है बेटा, क्यूब के अंदर छोटा सा क्वेश्चन है, बच्चा भी बता देगा, ये तो डट गए हैं। बताओ जल्दी से, फ्लक्स कितना होगा? एक डायपोल रखा है, एक डायपोल रखा है क्यूब के अंदर, तो फ्लक्स कितना होगा? 0। अरे भैया नेट चार्ज कितना हो गया? 0। जब अंदर चार्ज ही 0 हो गया तो फ्लक्स क्या है? फ्लक्स भी 0 है। समझ में आ गई बात? फाई बराबर Q/ε0 होता है, और टोटल चार्ज -Q + Q कितना है? 0। तो फ्लक्स भी 0। अगला क्वेश्चन। हाँ, शेप पे डिपेंड नहीं करता, डायपोल रख दिया जाए तो फ्लक्स 0 होता है। सेंटर पे चार्ज रखा हो उसके सवाल, कोने पे चार्ज रखा हो उसके सवाल। ये बताओ, एक एक नंबर के सवाल सारे क्लियर हो गए? चलिए अब बात करेंगे फाई बराबर E/A के फॉर्मूले पर। क्लियर? बेटा एक क्वेश्चन का जवाब और दे दे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अगर ये स्क्वायर आपको दिया हुआ है, स्क्वायर के मिड पॉइंट से बेटा 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे प्लस की चार्ज रखा है। हाँ भाई, तो टोटल फ्लक्स पूछा है आपसे। एक स्क्वायर है, इसके मिड पॉइंट से 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर आपके पास एक चार्ज है, तो आपको फ्लक्स पूछा है कितना होगा। हाँ, लेकिन उसके लिए अभी फ्लक्स नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि चार्ज एनक्लोज नहीं है।
तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में क्या बोलना है, क्या लिखना है, चार्ज शुड बी एनक्लोज्ड, तो बाय मेकिंग अ क्यूब, तो बाय मेकिंग अ क्यूब बनाने पर, तो बाय मेकिंग अ क्यूब Q charge is placed at the center of a cube, सॉरी यहाँ से आएगा ना। तो बेटा सबसे पहले इस सवाल का ठीक खाते सुन लो, यहाँ चार्ज अभी खुले में है और एक स्पेस स्क्वायर की वजह से फ्लक्स पूछ लिया। अब खुले में रखा हुआ चार्ज क्या फ्लक्स निकालेगा? नहीं निकालेगा। क्यों? क्योंकि चार्ज को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एनक्लोज। तो उसके लिए आपने क्या करना है, क्यूब बना के, ये जो स्क्वायर है देखो ये रहा सबसे नीचे स्क्वायर, इसके ऊपर क्या बना देना, क्यूब बना देना। अब ये चार्ज बच्चे एनक्लोज हो गया, तो अब बोलोगे आप कि सर इसका फ्लक्स Q/6 है। तो बेटा आधा नंबर इस डायग्राम का है, आधा नंबर इस फ्लक्स के आंसर का है। आंसर तो सही बताया आपने, लेकिन आधा नंबर मिलेगा उससे। पूरा नंबर चाहिए तो क्या बना के दिखाना पड़ेगा, पहले ये बॉक्स बना के दिखाना पड़ेगा कि चार्ज शुड बी एनक्लोज इन अ क्लोज सरफेस। ये वाली बात क्लियर? कितने आसान क्वेश्चन है। तो ये कुछ डिफरेंट तरीके से पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। आपको मैंने कम से कम 7-8 क्वेश्चन केवल एक ही फॉर्मूले पे समझाए, अभी और आएंगे। आगे बढ़ते हैं अनदर क्वेश्चन के अनदर फॉर्मूले के क्वेश्चन पर। तो बेटा अगला फॉर्मूला है Q पाई बराबर E/A। इस पे क्वेश्चन देखो कैसे आते हैं एग्जाम में। मैं फिर रिपीट करूं, बेटा गॉस की खासियत न्यूमेरिकल और डेरिवेशन हमेशा साथ में आते हैं। इस साल 5 नंबर का सवाल आया था, गॉस का पहला ही एप्लीकेशन आया था। और खासियत ये, मैं पिछले 12 साल से डेरिवेशन के साथ जो लगता हुआ न्यूमेरिकल लिखवाता हूँ बच्चों को, एज इट इज रखा हुआ मिल गया। डेरिवेशन तो 2 नंबर का, 3 नंबर का उसका न्यूमेरिकल है, पहले एप्लीकेशन का। अभी कराऊंगा आपको, पहले मैं बात कर रहा हूँ इसके न्यूमेरिकल्स की। अब सुनो, जिस साल जो एप्लीकेशन आ जाए और उस पर न्यूमेरिकल आ जाए वो कभी नहीं आएगा फिर। इसका मतलब कोई अनदर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अब बता रहा हूँ पाई बराबर E/A के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ये आ सकते हैं, है ना। करना सब है। लिसन, पहले टफ वाले क्वेश्चन करा दूं, आसान वाले तो कर ही दोगे, सीधे टफ वाले पे आ जा। हाँ सुनो भाई, ये आपके सामने एक कोऑर्डिनेट एक्सिस दे रखा है XYZ, इसमें सिलेंडर रखा है। अरे बात ना कर, सिलेंडर रखा हुआ बच्चे। अब सवाल क्या कहता है, इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के ओरिजिन से लेफ्ट वाला फेस, सिलेंडर का लेफ्ट वाला फेस 1 मीटर की दूरी पर है, और बेटा सिलेंडर की जो लंबाई है वो भी 1 मीटर है। समझ में आ गया? ये लेफ्ट वाला फेस है, राइट वाला फेस है। अब क्वेश्चन में आपसे कहा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड इज 50x I कैप। 50x I कैप का मतलब साफ जाहिर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी दिशा में है, एक्स एक्सिस में है। एंड द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चे आपसे कहा जा रहा है फाइंड आउट द टोटल फ्लक्स ऑफ अ सिलेंडर, ऑल्सो फाइंड आउट द टोटल चार्ज ऑन अ सिलेंडर। ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आ गया? डायग्राम आपके सामने है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिया है, एरिया दिया है, फ्लक्स पूछा है, चार्ज पूछा है। चलो कैसे करोगे, बड़ा आसान है। पहले इस सिलेंडर के सरफेसेस देखो कितने हैं, कितने सरफेसेस है सिलेंडर के, 3। 2 तो है बच्चे लेफ्ट और राइट फेस एंड, ये सिलेंडर ये मार्कर है। 2 है किनारे वाले भाग जिसे बोलते हैं बेटा फेस एंड, और तीसरा कौन है इसका, कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस यहां से लेके यहां तक सब जगह से एक जैसा है भाई। कर्व्ड सरफेस पे अगर नॉर्मल डालेगा कहां जाएगा, ऊपर को। और इलेक्ट्रिक फील्ड सभी बच्चे जानते हैं कहां को जा रहा है, एक्स एक्सिस में जा रहा है, आई कैप है एक्स एक्सिस में, इधर जा रहा है। तो ये खुद बता, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, 90, और cos 90 कितना होता है, 0। तो भाई कर्व सरफेस पे कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा। तो सीधी बात है, फ्लक्स कहाँ निकलेगा, लेफ्ट और राइट फेस में निकलेगा, बस। डन। बताओ लेफ्ट फेस का फ्लक्स, उधर को करूँ मेरा, और इस बात है नहीं, सबसे पहले राइट फेस का फ्लक्स निकालेंगे।
फ्लक्स का फॉर्मूला बताओ, E इंटू ए। सभी बच्चे जानते हैं E वेक्टर फॉर्म में तो दे रखा है, एरिया नहीं दे रखा वेक्टर फॉर्म में। कोई बच्चा बताएगा एरिया कैसे निकालेगा? पहले डायग्राम को देखो बेटा, राइट वाला फेस पर नॉर्मल अगर डालोगे वो बाहर की तरफ जाएगा प्लस एक्सेस में, और राइट फेस पे डाला गया नॉर्मल क्या इंडिकेट करता है? एरिया वेक्टर को। या राइट वाले फेस का इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम दिशा में है, सेम डायरेक्शन में है। तो एरिया वेक्टर भाई चुप जाओ, क्यों बात कर रहे हो पीछे? एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 25 है और आई कैप उसकी दिशा है, डायरेक्शन है। तो मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन क्या बन गया अब? ये एरिया वेक्टर। बेटा ये सेंटीमीटर में है तो कितने से मल्टीप्लाई कर दे? कितने से मल्टीप्लाई कर दे इसकी? हैं? ये क्रॉस सेक्शन के एरिया होते, क्रॉस सेक्शन। कभी भी पूरे सिलेंडर का एरिया नहीं देते, क्रॉस सेक्शन इनको कहते, किनारे वाले भाग को, है ना बेटा। क्रॉस सेक्शन एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो इसको पहले मीटर स्क्वायर में बदल लो। ये बताओ एमकेएस सिस्टम में हो गया क्वेश्चन। अब रखो वैल्यू। तो बच्चे फाई आर बराबर बताओ ई कितना है? ये रहा 50 एक्स आई कैप डॉट, बेटा वेक्टर ए कितना है? 25 आई कैप इंटू 10 के पावर -4। बताइए कोई दिक्कत? अब आप कहोगे सर एक्स फंस गया, आई कैप डॉट आई कैप तो 1 होता है, कौन फंस गया? एक्स। लेकिन एक्स की वैल्यू आप ही बताओगे। बेटा राइट वाला फेस ओरिजिन से कितनी दूर है? 2 मीटर की दूरी पर। तो भैया एक्स की वैल्यू दे तो रखी है, ओरिजिन से राइट फेस की दूरी एक्स बराबर 2 रखना है। समझ में आ गया? रख दे। ये बताओ राइट वाला फेस सॉल्व हो जाएगा 25 इंटू 10 के -4। बेटा सॉल्व करके देख ले, ये आएगा आपका 0.250 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ये राइट वाला फ्लक्स कैलकुलेट करके देख लेना, यही आएगा। अब लेफ्ट वाले को पकड़, लेफ्ट वाला ये रहा। अच्छे फॉर्मूला वही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर। हाँ भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप सबको पता है एक्स एक्सिस भी जा रहा है अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू। अब लेफ्ट वाले फेस पे बेटा एरिया वेक्टर डालेगा, कहाँ को जाएगा? अपोजिट में। अपोजिट में अगर एरिया वेक्टर है तो क्या चीज माइनस में होगी? क्या चीज माइनस में होगी? आई कैप माइनस में होगा बस। तो वैल्यू डायरेक्ट रख दूं, ई कितना है? 50 एक्स आई कैप, वो तो सेम है उसके अंदर, तो कोई दिक्कत ही नहीं। ए क्या है? ए है 25 माइनस आई कैप, 25 माइनस आई कैप इंटू 10 के पावर -4। वैल्यू सेम है, यही है वैल्यू, बस आई कैप को माइनस करना और कुछ नहीं। क्यों माइनस करा? क्योंकि एरिया वेक्टर माइनस दिशा में हो गया। खुद ही सोचो ना, ये लेफ्ट वाले पे नॉर्मल डालेगा तो उल्टा नहीं जाएगा माइनस एक्स की तरफ, तो आई कैप माइनस करना बस, और कुछ नहीं करना। समझ में आ गया? कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है, इसे माइनस करना। और बेटा एक्स की वैल्यू बताओ आप कितनी है? 1। हाँ, लेफ्ट वाला फेस बेटा ओरिजिन से कितनी दूर है? 1 मीटर। तो अब एक्स बराबर 1 मीटर रखना है। अब ध्यान से आप देख सकते हो 50 इंटू 1 इंटू आई कैप डॉट आई कैप, सब जानते हैं माइनस को, सॉरी 1 होता है, माइनस को तो बाहर ले ले। आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है बच्चे? 1, लिखने की जरूरत नहीं है, इंटू 10 के बाद -4। तो बताओ लेफ्ट वाला फ्लक्स कितना है? -0.125। कैलकुलेट करके देख ले, पहले वाले का आधा है और माइनस में, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। तो बेटा टोटल फ्लक्स कितना आया? कर दोगे आप कैलकुलेट? सभी को पता है राइट में से लेफ्ट को माइनस करना है, अपने आप ही हो जाएगा। टोटल के लिए तो जोड़ो, एक प्लस में एक माइनस में अपने आप आंसर आ जाएगा। तो टोटल फ्लक्स को जोड़ना है, क्योंकि क्या है, ये स्केलर है, और फ्लक्स जब स्केलर होता है टोटल हमेशा ऐड होता है। जो प्लस में है वो प्लस में रहेगा, जो माइनस में वो माइनस में रहेगा। ओके, तो टोटल फ्लक्स के लिए यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग माइनस मत कर देना, क्योंकि फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है बच्चे? स्केलर हमेशा ऐड होते हैं, और वैल्यू अगर कोई प्लस में है उसे प्लस में रखो, माइनस वाली को माइनस में रखो। तो आंसर कितना आया? आंसर बच्चे 0.25 ही आएगा। कितना आसान क्वेश्चन था, देखो कुछ है इसके अंदर। आगे नहीं आगे टोटल फ्लक्स, अगर आप चार्ज कैलकुलेट करना चाहो वो भी निकाल सकते हो। बताओ टोटल चार्ज कैसे निकालोगे? पाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी गॉस पढ़ा था। इस
सवाल से दो फॉर्मूले इस्तेमाल हो रहे हैं, फाई बराबर ई इंटू ए भी इस्तेमाल हो रहा है इसके अंदर, और बेटा टोटल चार्ज के लिए फाई बराबर क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट भी इस्तेमाल हो रहा है। दोनों फॉर्मूले इस्तेमाल हुए इस क्वेश्चन में, कर दोगे ना आप। फाई ये रहा 0.25 इंटू बेटा एप्सिलॉन नॉट 8.8544 इंटू 10 की पावर -12। अब एक कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा कूलाम में। ओके, थोड़ी सी कैलकुलेशन, इतना काम तो आप खुद भी कर सकते हो। तो क्वेश्चन की हमें टाइप सीखनी है, ये जरूरी नहीं कि ऐसे सेम यही क्वेश्चन मिल जाएगा, वैल्यू चेंज करके मिल जाएगा। ये मैंने सीधा टफ वाला ले लिया, थोड़ा कैलकुलेटिव। पेपर में जो सबसे ज्यादा पूछा गया है, आसान वाला आया है, वो क्या है अभी बताता हूँ। वो हार्डली 2 मिनट में निकाल दोगे आप। अब सिलेंडर की जगह बेटा मैं शेप यूज करने वाला हूँ क्यूब, तो आप क्यूबिकल शेप का इस्तेमाल करेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, सवाल यही सुन लो सबके सब, सवाल सेम टू सेम वैल्यू यही, मैंने सिलेंडर हटाया और क्यूब रख दिया, बताइए आंसर पे कोई प्रभाव पड़ेगा? सोचो जरा थोड़ा सा, पूरे कैलकुलेशन पर कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? सिलेंडर हटा के अगर मैं क्यूब को रख दूं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सेम आंसर आएगा। अरे क्यूब के भी लेफ्ट और राइट फेस पे फ्लक्स निकलेगा, क्यूब के बाकी 4 फेसेस पे फ्लक्स 0 हो जाएगा। सेम टू सेम क्वेश्चन का आंसर। और एरिया तो आपको ये न्यूमेरिकल वैल्यू में ऑलरेडी दे रखा है, लेंथ इंटू ब्रेथ करके तो है नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू में ऑलरेडी दे रखा है सवाल में, तो आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया? अब क्यूब यूज कर या सिलेंडर यूज कर, इस केस में आंसर सेम। अब एक क्वेश्चन लेते हैं जो सबसे ज्यादा एग्जाम में आया था। ओके, एक छोटा सा क्वेश्चन है, 2 मिनट हो जाएगा, देख। फिर ये वाले ई बराबर फाई बराबर ई इंटू ए के फॉर्मूले सारे कवर हो जाएंगे। कल परसों को आपका एक दिन में मैं पूरा गॉस थ्योरम के सारे डेरिवेशन एक साथ सिखा दूंगा। तो मंडे को सारा रिवीजन कंप्लीट, और 2 दिन हम न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस पे भी दे देंगे, जिससे आपका पूरा का पूरा ये चैप्टर अच्छे से पक्के से मजबूत हो जाए एक बार में। रिवीजन कामयाबी तो होना चाहिए। देखो बेटा ये क्यूब दे रखी है, ये क्यूब आपको दे रखी है, और इस क्यूब के अंदर बच्चे यहाँ पे क्यूब की हर एक साइड ए है, क्यूब की हर एक साइड की वैल्यू ए है, और ओरिजिन से लेफ्ट वाला फेस भी ए दूरी पर है। और अरे सुन ले क्यों बोल रहा है। और बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड, बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड आपको सी आई कैप दे रखा है, कोई दिक्कत? एक्स नहीं लिखा, क्या एक्स से मल्टीप्लाई करोगे नहीं करोगे? करोगे। सुनो, इसके अंदर मिस्टेकन पॉइंट समझो, यहाँ पे एक्स नहीं लिखा, तो लेफ्ट वाला फेस और जब राइट वाला फेस आएगा तो आप क्या राइट वाले फेस के लिए 2a से मल्टीप्लाई करोगे या नहीं करोगे? करोगे। पहली बता रहा हूँ, एक्स लिखा हो ना लिखा हो, आपका डायग्राम इस प्रकार का बना हुआ है, कोऑर्डिनेट दे रखा है, या तो कोऑर्डिनेट एक्सेस ना देता टीचर, क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट एक्सेस ना दे, सिर्फ क्यूब बना के दे दे, अब आपसे प्लस पूछे तो नहीं मल्टीप्लाई करोगे आप ए से। अब ये कोऑर्डिनेट क्यों दिया हुआ है कि ओरिजिन से लेफ्ट वाला फेस ए दूरी पर है, राइट वाला 2a दूरी पर है, मल्टीप्लाई कर दी है। बताओ रे भाई, इतना ही है क्वेश्चन, प्लस बताओ और चार्ज बताओ। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देगा और डायग्राम देगा, फ्लक्स पूछेगा, क्यों पूछेगा। अब आप कहोगे सर एरिया, तो एरिया तो आप खुद निकाल लोगे, क्यूब है ना, तो क्यूब की एक फेस कैसी होती है? स्क्वायर। तो ये राइट वाली फेस का एरिया कितना है? ए स्क्वायर, ए इंटू ए क्या आएगा? ए का स्क्वायर। चलिए बेटा सबसे पहले बताओ, फ्लक्स के 6 फेस हैं, 6 में से 4 फेसेस का फ्लक्स कितना होगा? 0। हर बार बेटा 90 होगा, तुम अपना चाहे घर जाके कैलकुलेट करके देख लेना। केवल लेफ्ट वाला और राइट वाला फेस ही ऐसा है जिस पर 90 एंगल नहीं बनने का है, या तो बनेगा 0 एंगल या बनेगा 180 का एंगल। तो बेटा लेफ्ट और राइट पर ही फ्लक्स निकलता है, बाकी ऊपर वाले फेस पर, नीचे वाले फेस पर, चारों फेस पर फ्लक्स 0 हो जाएगा। चलिए देख, राइट वाला ई बताओ कितना है? पी आई कैप। बेटा एरिया खुद बताओ जल्दी। ये वाला राइट वाला फेस क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ,
ए का स्क्वायर नहीं है। और ये बताओ इस वाले फेस पे डाला गया नॉर्मल एरिया वेक्टर बाहर को आ रहा है, कौन सी दिशा में है, एक्स में, तो बताओ आई कैप, बिल्कुल सही, वेरी गुड, ये समझ में आ गया। तो बच्चे कितना आया, सी ए स्क्वायर, आई कैप डॉट आई कैप हो गया 1। ये आसान है, बहुत छोटा है, 2 मिनट में हो जाएगा। अब लेफ्ट वाले पे आ जा, लेफ्ट वाले का कैसे निकालेगा, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही है, बट नॉर्मल डाला तो इधर को जाएगा, तो आई कैप माइनस में लूंगा, है ना। ई डॉट ए, बेटा ई कितना ऊपर लिख रहा हूं, ई तो ये रहा, आपको क्वेश्चन में दे रखा है सी आई कैप। बेटा वेक्टर ए कितना है बताओ, ए स्क्वायर इंटू माइनस आई कैप, बताइए कोई दिक्कत। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन एरिया वेक्टर होती है, और ए स्क्वायर किसका एरिया है, स्क्वायर का एरिया है, और आई कैप उसकी डायरेक्शन। बेटा लेफ्ट वाले फेस के लिए बताओ, एरिया तो ए स्क्वायर ही रहेगा, बट डायरेक्शन पलट गई ना, इधर को हो गई एरिया वेक्टर की, तो माइनस हो गया देगा आई कैप पे। कोई दिक्कत, आपको फॉर्मूले पे फोकस करना है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, इसकी वैल्यू रखनी है वहाँ। अब बताओ लेफ्ट वाला फेस का प्लस कितना आया, माइनस ए स्क्वायर इंटू सी, या सी ए स्क्वायर, और यही है ना, सी ए स्क्वायर। एक चीज की इसके अंदर मिस्टेक हुई है अभी, क्या चीज से मल्टीप्लाई और करनी थी, हाँ अरे 2a, इससे 2a, वही गलती मैंने कर दी। ये बताओ ऑरिजिन से राइट वाला फेस कितनी दूर है, बिल्कुल सही बेटा, 2a से जो मल्टीप्लाई कर देना, तो अंत में कितना आ गया 2c(a³), अब सही है, अब सही है। अब लेफ्ट वाला फेस क्या है, कितनी दूर है, लेफ्ट वाला फेस बेटा ऑरिजिन से a दूरी पर है, तो स्मॉल a से मल्टीप्लाई शुरू करना, तो स्मॉल a से मल्टीप्लाई कर दी। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर x नहीं भी लिखा तब भी आपको 2a और a से मल्टीप्लाई करनी है, ओके। ऑरिजिन से दूरियां देख रहे हैं लेफ्ट और राइट फेस की, तो कितना आंसर आया, तो टोटल फ्लक्स आप देख सकते हो CA³ आएगा, आ गया आंसर। बेटा चार्ज निकाल देगा टोटल, Q बराबर एप्सिलॉन नॉट, ओके, पाई एप्सिलॉन नॉट, पाई कितना है CA³ एप्सिलॉन नॉट, आ गया। देखो भाई इस टाइप का सवाल ज्यादा आता है, अरे ये कोऑर्डिनेट से कितनी दूर है, ये कोऑर्डिनेट क्यों दिया हुआ आपको, इसलिए तो दे रखा है, तो कोऑर्डिनेट के ऑरिजिन से कितनी दूर है लेफ्ट फेस और राइट फेस, उसे भी कंसीडर करोगे। या तो ये कोऑर्डिनेट नहीं देता आपको तब मल्टीप्लाई नहीं करते, तब तो आंसर ही कट कटा के 0 अंडा आ जाता, 0 आ जाता आंसर। ये क्यों दिए हैं कोऑर्डिनेट की, लेफ्ट और राइट फेस की दूरियां आपको ऑरिजिन से लेनी है, ये मिलेगा इस तरीके से, ओके, वरना आंसर 0 आ जाएगा कैलकुलेशन। और क्या, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, कट गया 0, वरना हर बार 0 आएगा हर एक क्वेश्चन का आंसर। तो ये वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आते जरूर हैं। डन। अब मंडे को बच्चे एंड कर देंगे हम, मैं अब थोड़ा स्पीड में 3 एप्लीकेशन और एक गॉस थ्योरम का डेरिवेशन, 4 डेरिवेशन जल्दी से सिखा के उसके क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करना चालू कर देंगे फिर हम। चलो आज के लिए इतना।